माय डियर स्टूडेंट, केमिस्ट्री 1 में आपका स्वागत है। हमारा टॉपिक चल रहा है केमिकल काइनेटिक्स। उसके अंदर हम पढ़ेंगे आज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन अर्थात प्रथम कोटि की अभिक्रिया। क्या होती है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन? ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें अभिक्रिया का वेग केवल एक क्रियाकारक अणु की सांद्रता पर निर्भर करता है, अर्थात अभिक्रिया का वेग क्रियाकारक की सांद्रता के प्रथम घातांक के समानुपाती होता है, उन्हें प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। जैसे देखिए ए चेंज इनटू प्रोडक्ट, ए कौन है? रिएक्टेंट। दिस इज रिएक्टेंट, क्रियाकारक। क्रियाकारक ए बदल रहा है उत्पाद में। अभिक्रिया का जो वेग होगा, वेग नियम से अभिक्रिया का वेग, रेट ऑफ रिएक्शंस, केवल एक क्रियाकारक अणु की सांद्रता पर क्या करेगी? निर्भर। दिस इज ओनली फॉर वन। तो ऑर्डर विद रेस्पेक्ट टू रिएक्टेंट ए क्या होगा? 1 होगा। ये हमने कैसे निकाला है? वेग नियम से, फ्रॉम रेट लॉ एक्सप्रेशन। दिस इज रेट लॉ एक्सप्रेशन। कहलाता है वेग नियम। ठीक है बेटा, अब हमें इसका पढ़ना क्या है? इसका हमें निकालना अवकलित वेग समीकरण, एक निकालना है समाकलित वेग समीकरण। देखिए कैसे निकालेंगे। इसका रेट लिखना है तो कैसे लिखेंगे? क्रियाकारक के रेस्पेक्ट में लिखेंगे माइनस डी सी कंसेंट्रेशन ऑफ ए अपॉन डी टी। कंसेंट्रेशन ऑफ दिस इज इक्वल टू कंसेंट्रेशन प्लस concentration of product upon dt, ठीक है, is equal to concentration of A, concentration of A, और इसके साथ इसका रेट कांस्टेंट हो आएगा K डॉट सी ए। इसको लिखते कैसे अपन? माइनस डी सी ए अपॉन डी टी विद रेस्पेक्ट टू रिएक्टेंट के सी। के क्या कहलाता है? के को बोलते हैं बेटा जी फर्स्ट ऑर्डर रेट कांस्टेंट। फर्स्ट ऑर्डर रेट कांस्टेंट कहते हैं। ठीक है, के को क्या कहते हैं? फर्स्ट ऑर्डर रेट कांस्टेंट। ये इसका कहलाता है समाकलित वेग समीकरण। इसे डिफरेंशियल रेट इक्वेशन, दिस इज आल्सो डिफरेंशियल रेट इक्वेशंस। डिफरेंशियल रेट इक्वेशंस। ठीक है बेटा जी, हमें इसका निकालना है समाकलित वेग समीकरण। तो देखिए समाकलित वेग समीकरण हम कैसे निकालते हैं, देखिएगा। इस इक्वेशन का आपको निकालना है समाकलित। ये अवकलित वेग समीकरण, डिफरेंशियल रेट इक्वेशन। तो इस इक्वेशन कैसे लिख सकते हैं? समीकरण को निम्न प्रकार लिखने पर, समीकरण को निम्न प्रकार लिखने पर कैसे लिख सकते हैं? देखिएगा, माइनस डी सी कंसेंट्रेशन ऑफ ए अपॉन कंसेंट्रेशन ऑफ ए इज इक्वल टू के डॉट डी टी। ठीक है बेटा जी, इसको इस तरह से लिखा है। आगे देखिएगा, इस फॉर्म में लिखा जा सकता है कंसेंट्रेशन ऑफ डी सी इज इक्वल टू कंसेंट्रेशन ऑफ ए इज इक्वल टू, माइनस का साइन में इधर लगा दिया, के डॉट डी टी। ठीक है, माइनस का साइन हमने इस साइड में लगा दिया। आगे देखिएगा, टेकिंग इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड, टेकिंग इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड। दोनों तरफ आपको समाकलन करना है। समाकलन करेंगे तो देखिएगा, लिमिट मानेंगे
when t is equal to 0, when t is equal to 0, that is initial टाइम पर, तो c is equal to, when t is equal to 0, then concentrations is equal to c naught. कंसेंट्रेशन हमने क्या मानी बेटा, रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन हमने क्या मानी है, c naught. एट टी टाइम कंसेंट्रेशन क्या होगी, सी टी. एट टी टाइम पर रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन हमने क्या मानी, सी टी. इनिशियल में कंसेंट्रेशन कितनी मानी रिएक्टेंट की, सी नॉट. देन कैसे लिखा जा सकता है, देन डी सी ए अपॉन कंसेंट्रेशन ऑफ ए इज इक्वल टू माइनस के को बाहर निकाल लिया, कांस्टेंट डी टी. टाइम हमने क्या माना है, टी इज इक्वल टू 0 से टी इज इक्वल टू तक माना है टी. यहां लिमिट हमने क्या मानी है, कंसेंट्रेशन सी नॉट से लेकर सी टी तक. ठीक है, कंसेंट्रेशन हमने क्या मानी, सी नॉट से लेकर सी टी तक. हमें क्या निकालना है, इसका समाकलित वेग समीकरण. देखिएगा इसका क्या होगा, इसका एक फॉर्मूला होता है, अगर dx अपॉन एक्स दे रखा हो, इंटीग्रेशन करना हो, तो इसका सॉल्यूशन होता है ln x. ठीक है बेटा जी, तो इसका सॉल्यूशन करोगे तो आप कैसे आएगा, ln ct अपॉन सी नॉट, ct अपॉन सी नॉट इज इक्वल टू माइनस kt, इज इक्वल टू माइनस kt. और देखिएगा इस इक्वेशन में इस ln को हटाना है, तो जब भी नेचुरल ln हटाते हैं तो सामने वाली जो टर्म लिखी होती है वो एक्सपोनेंशियल में चली जाती है. इसको आपको हटाना है ln, तो ct अपॉन सी नॉट, सामने वाला जो टर्म होता है वो किसमें चले जाता है, e की पावर में. e ln हटाएंगे तो एक्सपोनेंट चले जाएगा माइनस kt. ठीक है, और कैसे लिखा जा सकता है इसको, ct इज इक्वल टू सी नॉट e माइनस kt. इस इक्वेशन को कहा जाता है विल्हेमी इक्वेशंस. दिस इक्वेशन इज नॉन एज विल्हेमी. इस समीकरण को कहा जाता है विल्हेमी समीकरण. टी समय पर रिएक्टेंट की सांद्रता, प्रारंभ में रिएक्टेंट की सांद्रता e की पावर माइनस के डॉट टी, के का मतलब रेट कांस्टेंट है, ये कहलाता है विल्हेमी समीकरण. देखिएगा, और इसके कई सारे रूप लिख सकते हैं अपन इस समीकरण के, और दूसरे रूप लिखने पर. ln ct अपॉन सी नॉट इज इक्वल टू, आप लोगों ने लिखा है e माइनस के टी, ये लिखा गया आपके द्वारा. क्या इसको ऐसे लिखा जा सकता है बेटा, ln सी नॉट अपॉन सी टी, सामने माइनस का चिन्ह लगा हुआ तो इसको रिवर्स कर दीजिए, ये लिखा रहेगा के डॉट टी. ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे लिखा जा सकता है. आपको के निकालना है इससे, देखिएगा इससे आपको के निकालना है. सुनिएगा साहब, तो के कैसे निकलेगा, के इज इक्वल टू 1 अपॉन टी ln सी नॉट अपॉन सी टी, ln सी नॉट अपॉन सी टी. सी नॉट क्या है, सी नॉट प्रारंभ में रिएक्टेंट की सांद्रता है, और टी क्या है बेटा, टी समय पर क्रियाकारक की सांद्रता है. देखिएगा इस समीकरण को, ये प्रथम कोटि का समीकरण है. और देखिए इसको और दूसरे तरीके से बदला जा सकता है. माना कि प्रारंभ में क्रियाकारक की सांद्रता प्रारंभ में क्रियाकारक की सांद्रता अर्थात t इज इक्वल टू क्या है, 0 समय पर. प्रारंभ में प्रारंभिक क्रियाकारक की सांद्रता, उसको हमने किससे रिप्रेजेंट किया, e से. ठीक है साहब. तथा t समय पर
क्रियाकारक की सांद्रता देखिएगा इज इक्वल टू हमने माना a माइनस एक्स। ए माइनस एक्स, एक्स का मतलब है टी समय पे बने उत्पाद की सांद्रता। तो क्या ये क्या चीज था? प्रारंभिक सांद्रता किसकी थी? क्रियाकारक की। ये क्या थी? टी समय पे क्रियाकारक की सांद्रता। तो सी नॉट को रिप्लेस कर सकते हैं ए से और सी टी को रिप्लेस कर सकते हैं ए माइनस एक्स से। दैट इज, अर्थात देखिएगा ऐसे लिखा जा सकता है सी नॉट इज प्रोपोर्शनल टू ए और सी टी इज प्रोपोर्शनल टू ए माइनस एक्स। इससे इसको रिप्लेस किया जा सकता है। देखिएगा बेटा जी, तो इस समीकरण को कैसे लिखेंगे? इस इक्वेशन को कैसे लिखेंगे? इस समीकरण को कैसे लिखा जा सकता है? k बराबर 1/t ln a माइनस एक्स, इस फॉर्म में लिखा जा सकता है। सी नोट क्या है? इनिशियल कंसेंट्रेशन रिएक्टेंट क्यूब विच इज रिप्रेजेंटेड बाय ए, और सी टी क्या है? एट टी टाइम रिएक्टेंट कंसेंट्रेशन है विच इज रिप्लेस फ्रॉम ए माइनस एक्स। इससे इसको रिप्लेस किया जा सकता है ए माइनस एक्स से। एलन को हटाना है आपको, लोग बेस 10 लेना है। तो क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं? k बराबर 2.303 टी लॉग a अपॉन a माइनस एक्स। k बराबर 2.30 टी लॉग a अपॉन a माइनस एक्स। दिस इज द, ये कहलाता है फर्स्ट ऑर्डर इंटीग्रेटेड इक्वेशन। प्रथम कोटि की समाकलित वेग समीकरण कहलाती है k बराबर 2.30 टी लॉग a अपॉन a माइनस एक्स। प्रथम कोटि की समाकलित वेग समीकरण। ठीक है, इस समीकरण पे बहुत सारे न्यूमेरिकल आते हैं। t दे रखा होता है, a दे रखा होता है, x दे रखा, आपसे k पूछा जाता है वेग स्थिरांक, रेट कांस्टेंट प्रथम कोटि का। तो ये सबको फॉर्मूला याद होना चाहिए। k इज इक्वल टू 2.30 अपॉन टी लॉग a अपॉन a माइनस एक्स। a का मतलब है प्रारंभिक सांद्रता क्रियाकारक की, a माइनस एक्स का मतलब होता है t समय पर क्रियाकारक की बची हुई सांद्रता। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा सब लोग। अब आपसे पूछा जाता है हाफ लाइफ, हाफ लाइफ अर्धायु। हाफ लाइफ आपसे पूछी जाती है कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया की अर्धायु का मान कितना होगा। देखिएगा हाफ लाइफ टी डिनोटेड बाय टी हाफ, इससे इसको प्रदर्शित करते हैं। हाफ लाइफ की परिभाषा इससे पहले बता चुके। वह समय जिसमें क्रियाकारक का आधा भाग उत्पाद में परिवर्तित हो जाए उस समय को क्या कहा जाता है? अर्धायु कहा जाता है, हाफ लाइफ कहते हैं। जैसे माना कि x इज इक्वल टू कितना हो? a/2। क्रियाकारक का आधा भाग a/2 क्या है? हाफ पार्ट ऑफ रिएक्टेंट विच इज कन्वर्टेड इनटू x। x क्या है? उत्पाद की मात्रा। कब? जब समय क्या हो जाए? t अपॉन हाफ। जब क्रियाकारक का आधा भाग किस में बदल जाए बेटा? उत्पाद में, तो उस समय को क्या कहा जाता है? अर्धायु कहते हैं। तो इस समीकरण का यूज करेंगे अपन। इस समीकरण में k इज इक्वल टू 2.303, इस t की जगह आप क्या रखोगे? t हाफ रखोगे t की जगह। log a अपनी जगह लिखा हुआ लिखाने दीजिएगा, a माइनस एक्स, x की जगह क्या रखोगे? a/2। x की जगह आप क्या रखोगे? a/2। सॉल्व कीजिए इसको, क्या आएगा बताइए सब लोग। यह सबने सोल्व, देखिएगा 2.303 टी हाफ, इसको आपने सॉल्व किया। log a अपॉन 1/2, ये बचेगा। ठीक है, a से कैंसिल हो जाएगा। हमारे इधर क्या चल रहा है? k। कैसे लिख सकते हैं इसको? क्या सबने सोल्व? देखो बेटा जी कैसे होगा? 2.303 टी हाफ log क्या बचेगा? 2। ये 2 पर ट्रांसफर हो जाएगा तो क्या बचेगा? log 2 इज इक्वल टू k।
log 2 की वैल्यू क्या होती है? सबको log 3 देखनी आती है। log 2 की वैल्यू क्या होती है? log 2 का मान होता है 3010 0.3010। ये log 2 की वैल्यू होती है। log 2 की वैल्यू यहां रखोगे k इज इक्वल टू 2.303 गुणा 0.3010 अपॉन टी हाफ। ठीक है बेटा जी, इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिएगा। मल्टीप्लाई करने पर आपके पास आएगा 0.693 टी हाफ। 0.693 टी हाफ। ठीक है, मल्टीप्लाई कर लीजिएगा आप लोग, इतना ही आएगा 0.693 टी हाफ। आपको क्या निकालना था बेटा जी? टी हाफ निकालना है। टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 अपॉन के। दिस इज द हाफ लाइफ फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ये हाफ लाइफ होती है। इस रिएक्शन, इस इक्वेशन को गौर से देखिएगा। इसमें क्या है, पूछा जाता है एग्जाम में, क्या प्रथम कोटि की अभिक्रिया की अर्धायु, ध्यान सुनिएगा, क्या प्रथम कोटि की अभिक्रिया की अर्धायु क्रियाकारक की प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर करती है? तो इक्वेशन को देखिएगा, टी हाफ इज इक्वल टू, इसमें कोई भी कंसेंट्रेशन वाला टर्म नहीं आ रहा है, कोई भी सांद्रता का पद उपयोग में नहीं आ रहा है। अर्थात टी हाफ है वो, टी हाफ डज नॉट डिपेंड्स ऑन इनिशियल कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। क्रियाकारक की प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्धायु का मान क्रियाकारक की प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है। पूछा जाता है कई बार एग्जाम में, कैसे सिद्ध करोगे कि प्रथम कोटि के अभिक्रिया की अर्धायु क्रियाकारक की प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करती है? तो यहां तक करके आना है आप लोगों को, इसमें कोई भी टर्म नहीं आ रहा, एक इनिशियल कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, चलिए आगे चलिए। अब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस। आपको फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के कुछ ग्राफ बनाने हैं। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ बेटा दी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, प्रथम कोटि की अभिक्रिया का ग्राफ के द्वारा आपको प्रदर्शन करना है। देखिए कैसे करते हैं, आप लोग जानते हो, तो कैसे लिखते हैं अपन? वी नो दैट, क्या हम जानते हैं, क्या फॉर्मूला जानते हो आप? के बराबर 2.303 टी log a अपॉन a माइनस एक्स, ऐसा आप जानते हैं फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूले को क्या ऐसे लिखा जा सकता है? इस तरह से लिखा जा सकता है log a अपॉन a माइनस एक्स। ठीक है, इस फॉर्मूले को लिखा जा सकता है log a अपॉन a माइनस एक्स। और कैसे लिख सकते हैं इसको? हमने इसको इस तरह में लिख लिया, पहले लिख लिया log a अपॉन a माइनस एक्स इज इक्वल टू k डॉट t अपॉन 2.303। बहुत आर सेम, ऐसे लिखो तो ऐसे लिखो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमें ग्राफ बनाना है। देखिएगा ग्राफ कैसे बनेगा। हमें ग्राफ बनाना है इसके मध्य और इसके बीच में, हमें ये ग्राफ बनाना है। तो कैसा ग्राफ बनेगा बताइए सब लोग? y एक्सिस, दिस इज y एक्सिस, इस पर हम क्या लेंगे? log a अपॉन a माइनस एक्स, और इधर क्या लेंगे बेटा? टाइम t। कैसा ग्राफ बनना चाहिए, बनाइए सब लोग। log a अपॉन a माइनस एक्स अपॉन t के मध्य ग्राफ बनाना है आप लोगों को। कैसा ग्राफ बनेगा? देखो y एक दे रखा है, x दे रखा है, इसमें कोई इंटरसेप्ट नहीं दे रखा है, अंतःखंड का मान नहीं दे रखा है। अर्थात ग्राफ ओरिजिनल पॉइंट से स्टार्ट होगा, मूल बिंदु से स्टार्ट होगा। ग्राफ कैसा आएगा? स्ट्रेट लाइन। ये ग्राफ कैसा आएगा? स्ट्रेट लाइन। ठीक है,
और इसके साथ ये जो बाकी का बच गया k अपॉन 2.303, ये क्या कहलाता है बेटा जी, इसको बोलते हैं स्लोप, ढाल। यहां पर इसका स्लोप होगा कितना, स्लोप कितना होगा, k अपॉन 2.303। मतलब हमने ग्राफ के आधार पर, इस ग्राफ के आधार पर आप क्या चीज निकाल सकते हैं, क्यों ग्राफ बनाया गया है आप लोगों के द्वारा, ये ग्राफ क्यों बनाया गया। तो हमने ग्राफ इसलिए बनाया, स्लोप इज इक्वल टू आप लोगों ने क्या लिखा है, k अपॉन 2.303। तो k का मान निकाल सकते हो, रेट कांस्टेंट इज इक्वल टू कितना होगा, स्लोप गुणा 2.303। रेट कांस्टेंट की वैल्यू डिटरमाइन की जा सकती है इस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के आधार पर। ठीक है बेटा जी, समझ में आया सब लोगों के। और देखिएगा एक ग्राफ और बनाना है हमें, देखिएगा अभी भी आप लोगों ने इक्वेशन लिखी थी, एक इक्वेशन लिखी थी, k बराबर 2.303 t log a अपॉन a माइनस एक्स। हमने ये इक्वेशन लिखी थी 2.3 log a अपॉन a माइनस एक्स। ठीक है बेटा जी, इसको देखिएगा, इसके बीच में भी आपको एक ग्राफ बनाना है। कैसे ग्राफ बनाएंगे, वही सेम, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, इसको क्या कह सकते हैं अपन, log a माइनस एक्स, ऐसे लिखा जा सकता है। ठीक है, इसको इस तरीके से लिखा जा सकता है। और देखिएगा और क्या चेंज कर सकते हैं अपन, ये जो log a माइनस एक्स है, इसको हम इधर ले आते हैं, इसको उधर प्लेस कर देते हैं। तो किस ले सकते हैं, log a माइनस एक्स, माइनस की राशि इधर आएगी तो प्लस, ये तो ट्रांसफर होगा। तो देखिएगा log a माइनस के टी अपॉन 2.303। ठीक है, इस पूरी राशि को उठा के हम इधर लेके आ गए। माइनस का साइन था, माइनस जब चेंज होता है तो प्लस हो जाता है, इसका साइन प्लस था तो जाएगा माइनस। ठीक है बेटा जी, आपको ग्राफ बनाना है, आपको एक ग्राफ बनाना है, दोबारा से देखिएगा, दिस इज y, दिस इज c और माइनस mx। x क्या होगा इसके अंदर, ये क्या है हमारा x, इसके बीच में आपको ग्राफ बनाना है। देखिएगा y इज इक्वल टू c माइनस mx, नेगेटिव स्लोप आ रहा है, इंटरसेप्ट पॉजिटिव में आ रहा है, दिस इज इंटरसेप्ट, अंतःखंड। क्या होता है अंतःखंड, ये अंतःखंड है, ये m से डिनोट करते हैं स्लोप से, और जिसके बीच में ग्राफ बनाना, तो देखिएगा ग्राफ कैसे बनेगा, वही समय और उसके बीच में आप लोगों को एक ग्राफ बनाना है। हमें इधर लेना है log a माइनस एक्स। a माइनस एक्स है क्या, t समय पर क्रियाकारक की बची हुई सांद्रता। ठीक है बेटा जी, इसके बीच में आपको ग्राफ बनाना है। तो ये जो वैल्यू आ रही है c, इसको बोलते हैं अंतःखंड। अंतःखंड किसे कहते हैं, मूल बिंदु तो ये है, ये मूल बिंदु जहां से ग्राफ स्टार्ट हो रहा है, जहां से ग्राफ बनना चालू हो रहा है, वो बिंदु तथा मूल बिंदु का जो अंतर होता है उसे कहा जाता है अंतःखंड। इसे अंतःखंड इंटरसेप्ट बोलते हैं। और स्लोप कैसा आ रहा है, नेगेटिव, तो नेगेटिव स्लोप ग्राफ ऐसे बनेगा, इसका ग्राफ बनेगा। ये जो डिफरेंस होता है बेटा जी, ये डिफरेंस यहां से लेकर यहां तक का जो डिफरेंस होता है, ये डिफरेंस, इसे क्या कहते हैं, इंटरसेप्ट। क्या कहेंगे, इंटरसेप्ट। इसकी वैल्यू किसके बराबर आ रही है, बताइए, log a के बराबर। ठीक है, स्लोप किसके बराबर होगा, स्लोप इज इक्वल टू होगा माइनस k अपॉन 2.303। ठीक है, ये स्लोप होगा, नेगेटिव स्लोप है, ऊपर से ग्राफ होगा नीचे की तरफ। दिस इज ये ओरिजिनल पॉइंट था, यहां से ग्राफ स्टार्ट होगी, यहां तक का जो डिफरेंस होता है उसे क्या कहते हैं, अंतःखंड कहते हैं। दिस इज इंटरसेप्ट। ये जो वैल्यू होगी ये किसके बराबर होगी, इंटरसेप्ट के बराबर, अंतःखंड कहते हैं इसको। ठीक है, तो इस ग्राफ के आधार पर भी आपने क्या सीखा, देखिएगा, स्लोप इज इक्वल टू क्या होगा, स्लोप माइनस k अपॉन 2.303।
3। तो k इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस स्लोप गुणा 2.303। इसके आधार पर हम क्या निकाल सकते हैं, रेट कांस्टेंट की वैल्यू डिटरमाइन कर सकते हैं। कोई दिक्कत, चलिए और आगे देखिएगा। दिस इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस। अब बात करते हैं ना एग्जाम्पल की। एग्जाम्पल देखिएगा, एग्जाम्पल ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस। एग्जाम्पल ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के एग्जाम्पल देखिएगा। सबसे अच्छा एग्जाम्पल है रेडियो एक्टिव विघटन अभिक्रिया। जितनी भी रेडियो एक्टिव विघटन अभिक्रिया होती है वो हमेशा प्रथम कोटि की अभिक्रिया होती है। मोस्ट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन रिएक्शन, रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन रिएक्शन, रेडियोएक्टिव डिसइंटीग्रेशन रिएक्शंस। रेडियोएक्टिव विघटन अभिक्रिया, जितनी भी रेडियोएक्टिव विघटन अभिक्रिया होती है वो हमेशा प्रथम कोटि की अभिक्रिया होती है। रेडियोएक्टिव विघटन अभिक्रिया जो होती है प्रथम कोटि की अभिक्रिया होती है। दूसरा एग्जांपल देखिएगा, डिकम्पोजिशन ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनियम नाइट्रेट। डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनियम नाइट्रेट, अमोनियम नाइट्रेट का जो विघटन वाली अभिक्रिया होती है वो कौन सी अभिक्रिया कहलाती है बेटा जी, प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। डिकम्पोजिशन ऑफ ऑक्सैलिक एसिड, डिकम्पोजिशन ऑफ ऑक्सैलिक एसिड, decomposition of oxalic acid, hydrolysis of ethyl acetate, hydrolysis of hydrolysis of ethyl acetate, in acidic medium, हाइड्रोलाइसिस ऑफ एथिल एस्टेट इन एसिडिक मीडियम। ठीक है बेटा जी, और देखिएगा फिफ्थ, इन्वर्जन ऑफ कैन शुगर, इन्वर्जन ऑफ कैन शुगर, कैन शुगर का इन्वर्जन, कैन शुगर का मतलब होता है सुक्रोज। और देखिएगा decomposition of N2O5, N2O5 का विघटन भी कौन सी कोटि की अभिक्रिया कहलाती है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है बेटा जी, देखिएगा ये हो गए प्रथम कोटि अभिक्रिया के एग्जाम्पल। अब एक न्यूमेरिकल एक क्वेश्चन है जो कई बार एग्जाम पूछा जाता है, वो सॉल्व कराएंगे प्रथम कोटि की अभिक्रिया से रिलेटेड। पिछहत्तर प्रतिशत, एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया को 75% या इसको अपन कह सकते हैं 3/4 भाग पूर्ण होने में कितना समय लगेगा, कितना समय लगेगा। एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया है जिसको 75% पूर्ण कराना है, 3/4 भाग पूर्ण होने में कितना समय लगेगा। अर्थात आपसे क्या पूछा है, T3/5
या इसको ऐसे लिख सकते हैं t 0.75। ये आप लोगों को निकालना है। कई बार एग्जाम पूछा जाता है, देखिएगा कैसा है रिलेशनशिप। आपको पता है, क्या पता है, इक्वेशन क्या होती है, प्रथम कोटि का समाकलित वेग समीकरण। प्रथम कोटि का समाकलित वेग समीकरण क्या होता है बेटा जी, बताइए। k बराबर 2.303 t log a अपॉन a माइनस एक्स, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है बेटा जी, a अपॉन a माइनस एक्स। देखिएगा a क्या है, a माइनस एक्स। a का मतलब प्रारंभिक सांद्रता, x किसे कहते हैं, उत्पाद की सांद्रता t पर। ठीक है, तो हमने क्या माना है, 75% मानो है 3/4। इससे हमें करना है माना प्रारंभ में, प्रारंभ में क्रियाकारक की सांद्रता हमने कितना माना, 100% मान लिया। ठीक है, टी समय पर कितना दे रखा है, 75% पूर्ण होने में। 75% पूर्ण होने में मतलब 75% भाग किस बदल गया, उत्पाद में बदल गया। ध्यान सुनिएगा, 75% भाग किस बदल गया, उत्पाद में। तो उत्पाद की सांद्रता क्या होगी, उत्पाद की सांद्रता कितनी दे रखी है आपको, 75 परसेंटेज दे रखा है ना, 75। ठीक है बेटा जी, तो ये वाला फॉर्मूला आप इसमें रखिएगा, ये मान इसमें रखेंगे तो कैसे सॉल्व करेंगे देखिएगा। इसमें रखेंगे अपन तो k बराबर 2.303 t। तो हमसे क्या पूछा है, t को रिप्लेस किससे करेंगे, t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, t3/4। t3/4 लिख सकते हैं या क्या लिख सकते हैं, t इज इक्वल टू 0.75, बोथ आर सेम। ठीक है, इसके लिए क्या रखोगे, हमने रखा t इज इक्वल टू 3/4 log देखिएगा log 100 अपॉन 100 माइनस 75। और देखिएगा कैसे सॉल्व कर सकते हैं इसको, 2.303 t 3/4 log 100 अपॉन 25। ठीक है बेटा जी, और क्या सॉल्व कर सकते हैं, k इज इक्वल टू 2.303 t 3/4 log कितना बचेगा, 4। कितना बचेगा, 4। देखिएगा log 4 को सॉल्व करना है आप लोगों को, तो कैसे सॉल्व करेंगे, log 4 क्या इसको ऐसे लिखा जा सकता है, k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन 3/4 log 2 की पावर 2 लिखा जा सकता है। ठीक है, log 4 को कैसे लिख सकता है, 2 की पावर 2। और हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2.303 t 3/4 2 गुणा 2। log 2 का मान आपको पता है, log 2 की वैल्यू कितनी होती है बेटा जी, बताइए सब लोग, 0.30 होता है, राइट। तो k इज इक्वल टू कितना होगा, 2.303 t 3/4 2 गुणा 0.30 10, 2 गुणा 0.30 10। इन सबको मल्टीप्लाई कीजिएगा, आप लोग, k बराबर आएगा 1.3864 t 3/4। ठीक है, और कैसे लिखा जा सकता है इसको, t 3/4 इज इक्वल टू 1.3864 k।
ये होगा, इतना समय लगेगा T3/4 अर्थात 75% अभिक्रिया को पूर्ण होने में कितना समय लगेगा 1.3864 के का मान दे रखा होगा आपसे और आपसे T3/4 पूछेगा। ज्यादा से ज्यादा आप इस वीडियो को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।